दोस्तों स्वागत करता हूं आपका स्काई एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी में जो हमारा सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है उसको, और सब्जेक्ट वाले पोर्शन में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है अक्षांश और देशांतर। दोस्तों अक्षांश और देशांतर से जस्ट पहले हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी क्या है, कैसी है, और साथ ही हम जानेंगे हमारे पृथ्वी के आकार के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर पर। तो बस चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम कि हमारी पृथ्वी का आकार क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर, तो जो हमारी पृथ्वी है वो सौर परिवार का एक ग्रह है। सौर परिवार का एक ग्रह है। दूसरी बात, सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो इस पर जीवन संभव है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को यदि हम दो भागों में बांटना चाहें तो पृथ्वी के हम दो भाग करते हैं, स्थल और जल। यानी हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भाग है स्थल और एक भाग है जल। हमारी पृथ्वी पर 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और करीब 29% जो भूभाग है वो स्थल से घिरा हुआ है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं पृथ्वी की और उसके अंतरिक्ष से देखे जाने की, तो हमारी जो पृथ्वी है अगर हम उसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो जल की अधिकता के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो नजर आती है नीले रंग की, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं नीला ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवन संभव वाला ग्रह है, और इस जल की अधिकता के कारण ये नीला ग्रह कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के आकार पे कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी शेप क्या है, आकार क्या है। तो दोस्तों यदि हम बात करें हमारे पुरातन समय से लेके वर्तमान तक, तो हम लेके चलें हमारे भारतीय जो विद्वान हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, दोस्तों आर्यभट्ट के अनुसार आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था, और इस सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी कैसी दिखती है, गोल दिखती है। बात करते हैं हम आर्यभट्ट के बाद एक और विद्वान है, भारतीय विद्वान है वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। इस पंच सिद्धांतिका में यदि हम बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार इन्होंने कैसा बताया, तो इस पंच सिद्धांतिका में उन्होंने भी पृथ्वी का आकार कैसा बताया, गोल बताया। तो पंच सिद्धांतिका में पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल। ओके दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करते हैं अन्य जो फॉरेनर विद्वान हैं उनकी, कि वो पृथ्वी के आकार के बारे में क्या कहते हैं, तो जो फॉरेनर विद्वान हैं अगर हम उनकर लेके चलें तो बात आती है पाइथागोरस पे। पाइथागोरस, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस आप जानते ही हैं गणितीय विधा, ज्यामितीय विधा के एक महान प्रकांड विद्वान रहे हैं, और इन पाइथागोरस ने हमारे पृथ्वी को बताया था गोल। गोल। उसके बाद हम बात करते हैं एक और पुर्तगाली नाविक की, और उसका नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस, दोस्तों कोपरनिकस वो पहले विद्वान रहे हैं या पहले यात्री रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया, पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट किया, और उसके पश्चात बताया कि पृथ्वी गोल है। तो कोपरनिकस वो पहले नाविक हैं, पहले यात्री हैं जिन्होंने धरती का चक्कर लगाया था और पृथ्वी को कैसा बताया, गोल बताया। अब हम अन्य विद्वानों की बात करते हैं, थोड़ा आधुनिक समय में आते हैं और हम आ जाते हैं विद्वान जीन के बारे में। जीन, जीन कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार नजर आता है नाशपति के जैसा। ठीक है, नाशपति के जैसा। फिर आ जाते हैं जीन के बाद एक विद्वान हैं हमारे न्यूटन। न्यूटन,
अब दोस्तों न्यूटन न्यूटन कहते हैं कि नहीं, ना तो ये नाशपाती के जैसी है, न गेंद के जैसी गोल है। न्यूटन कहते हैं कि ये नारंगी के जैसी गोल है, नारंगी के जैसी। न्यूटन क्या कहते हैं कि ये है नारंगी के जैसी। इसके बाद दोस्तों न्यूटन के बाद हम बात करते हैं तो एक विद्वान आते हैं, विद्वान का नाम है जॉन हर्शल। जॉन हर्शल। जॉन हर्शल क्या कहते हैं सुनना, जॉन हर्शल कहते हैं कि पृथ्वी का आकार तो पृथ्वी के जैसा ही है। जॉन हर्शल को बेचारे को समझ में नहीं आया कि इसका आकार कैसा बताना चाहिए, कि गोल कई जने बता चुके हैं, कोई नाशपाती जैसा कह रहा है, कोई नारंगी का जैसा कह रहा है। तो जॉन हर्शल कहते हैं कि पृथ्वी का आकार तो पृथ्वी के जैसा ही है। तो जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी का आकार पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी के जैसा। और आप यकीन नहीं करोगे किसको सही माना गया, जॉन हर्शल को ही सही मान लिया गया। जॉन हर्शल के अनुसार जो बताया ना कि पृथ्वी का आकार पृथ्वी के जैसा, एक्चुअल में यही राइट है। और इसको उन्होंने एक नाम दिया, वो था पृथव्याकार। पृथव्याकार। तो हमारी पृथ्वी है जॉन हर्शल के अनुसार पृथव्याकार। ओके दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि पृथव्याकार वास्तव में कौन सा आकार होता है, मतलब वास्तव में ये आकार है क्या। तो पृथव्याकार जो होता है ये होता है हमारे ध्रुवों से चपटा, ऐसा सा कुछ ऐसी आकार की होती है हमारी पृथ्वी, जो हम जिसको स्फीयर कहते हैं, गोला कहते हैं। ये गोला नहीं है वास्तव में, ये है गोलाभ। तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, वास्तव में एक गोलाभ है। ठीक है, गोलाभ है, जिसको हम भू आभ भी कह सकते हैं, भू आभ, या हम कहते हैं पृथव्याकार। और पृथव्याकार को इंग्लिश में बोला जाता है जियोड। तो हमारी जो पृथ्वी है वो जियोड की भांति है। और जियोड की भांति है तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुवों से तो चपटी, ध्रुवों से चपटी। ठीक है, और पूरब और पश्चिम की ओर उभरी हुई, पूर्व एवं पश्चिम की ओर उभरी हुई, ऐसी नजर आती है दोस्तों हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम ये बात करते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों से चपटी क्यों है। ठीक है भाई, वास्तव में पृथ्वी का आकार तो हमें मिल गया है, अब ये जानना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों से चपटी क्यों है। ओके, तो पृथ्वी वास्तव में, अगर हम पृथ्वी के निर्माण की अवस्था की बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो निर्माण की अवस्था में अर्ध तरल थी, अर्ध तरल अवस्था में थी हमारी पृथ्वी। और अर्ध तरल अवस्था में हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जब घूर्णन गति प्रारंभ हुई तो इस घूर्णन गति के कारण हमारी पृथ्वी का जो अर्ध तरल भाग था बाहर निकलने के प्रयास में क्या हो गया, चपटा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, किसकी वजह से है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, ये तो बात हो गई है हमारे अर्थ की। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर जो ध्रुव हैं उनके बारे में और जो गोलार्ध हैं उनके बारे में। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब इस पृथ्वी पर हम सबसे पहले चलते हैं ध्रुवों पर। तो हमारी जो पृथ्वी है इस पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। ठीक है, उत्तर ध्रुव की यदि हम बात करें तो उत्तर ध्रुव को हम बोलते हैं 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, और दक्षिण ध्रुव को हम बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, अब उत्तर ध्रुव का निर्धारण किसने किया, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे उत्तर ध्रुव है। तो उत्तर ध्रुव का निर्धारण यहाँ लिखता हूं मैं, उत्तर ध्रुव का निर्धारण ये किया या होता है किसके द्वारा, ध्रुव तारे के द्वारा, ध्रुव तारे के द्वारा।
यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उत्तर ध्रुव के शीर्ष पर, उत्तर ध्रुव के शीर्ष पर चमकता है ध्रुव तारा, जिसको हम पोलर स्टार कहते हैं। पोलर स्टार उत्तर ध्रुव के शीर्ष पर चमकता है। अब आते हैं हम दक्षिण ध्रुव पर। तो यदि दोस्तों दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव पर जो तारा चमकता है वो चमकता है सदर्न क्रॉस तारा। सदर्न, सदर्न का मतलब होता है दक्षिणी, तो सदर्न क्रॉस तारा, ठीक है, ये यहाँ पे दक्षिण ध्रुव के शीर्ष पर चमकता है। तो उत्तर ध्रुव के शीर्ष पर ध्रुव तारा और दक्षिण ध्रुव के शीर्ष पर सदर्न क्रॉस तारा या केवल क्रॉस तारा हम कह सकते हैं। तो ध्रुव तारे और क्रॉस तारे के द्वारा हमारे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब हम पृथ्वी पे दो ध्रुवों के साथ बात करते हैं गोलार्ध की, कि हमारी पृथ्वी पर गोलार्ध कितने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा को। और भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भाग में एक तो हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में, और एक हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही हमारी जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, वो ग्रीनविच रेखा भी हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर अगर हम चलते हैं तो 180 डिग्री तक जो देशांतर हैं, पूर्व देशांतर हैं, अभी हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो 180 डिग्री तक सभी का सभी कहलाता है पूर्व गोलार्ध। और इस ग्रीनविच के पश्चिम में कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ऐसे हमारी पृथ्वी पर 4 तो गोलार्ध हैं, ठीक है, और 2 ध्रुव हैं। और अभी तक हमने जाना पृथ्वी का आकार और पृथ्वी के ध्रुव और गोलार्ध के बारे में। अब हम आते हैं पृथ्वी के अक्षांश के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे पृथ्वी के देशांतर के बारे में भी। तो चलते हैं पृथ्वी के अक्षांश पर। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश का शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो होता है अक्ष की ओर से लिया गया अंश। क्या होगा? अक्ष की ओर से लिया गया अंश, उसी को हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। अक्ष की ओर से लिए गए अंश को ही हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। और अक्ष सामान्यतः क्या होता है? अक्ष सामान्यतः हम बोलते हैं कि ध्रुवों की ओर से, या हम कह सकते हैं कि चौड़ाई की ओर से, जो पृथ्वी की चौड़ाई है उसकी ओर से लिया गया जो एक अंश है उसी को हम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अब अक्षांश हम निकालते कैसे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं पहले, कि अक्षांश निकालते कैसे हैं, और उसके बाद फिर अन्य जो चीजें हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम आते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब दोस्तों अब यहां पे हम अक्षांश निकालते हैं। भूमध्य रेखा क्या हुई? भूमध्य रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ओके, अब भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में अगर हमें किसी स्थान का अक्षांश निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं यहां पे कोई स्थान है, कोई बिंदु है x, इस x का हमें अक्षांश निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा भूमध्य रेखा पे, फिर हमें चलना है पृथ्वी के केंद्र पर। भूमध्य रेखा और पृथ्वी के केंद्र पर आ गए, केंद्र थोड़ा सा यहाँ पे ले लें अपन, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर आ गए, भूमध्य रेखा व पृथ्वी के केंद्र पर, और फिर हम यहाँ रखते हैं एक चांदा। ठीक है, चांदा।
अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं इस अक्षांश की कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनता है तो इट मीन्स ये उत्तर ध्रुव आ गया अपना, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाया यहां से और 90 डिग्री नॉर्थ आ गया, यानी कि उत्तर ध्रुव आ गया। ओके, क्लियर। अब देखो क्या होता है, तो 90 डिग्री जो उत्तर ध्रुव है, यहां इस स्थान का हमें अक्षांश निकालना है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा को हम मानेंगे आधार रेखा, और आधार रेखा से यहां चांदा रख के इसका हमें कोण बना देना है। जितने भी डिग्री का कोण बनेगा यह उतने डिग्री ही अक्षांश होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस स्थान का कोण आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री कोण आ रहा है, तो इट मीन्स इस x का जो अक्षांश है वो भी कितने डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इधर भी ऐसे किसी स्थान में ये y स्थान है और इसका हमें अक्षांश निकालना है, तो इसे आधार रेखा, भूमध्य रेखा को आधार रेखा मानना है और कोण बना देना है। जितने डिग्री का कोण बनता है, मान लीजिए 45 डिग्री का, तो जितने डिग्री का कोण बनता है उसका अक्षांश भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो इसका अक्षांश भी 45 डिग्री, उसका अक्षांश भी 45 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गई बात अक्षांश की। दोस्तों इस प्रक्रिया को लिखेंगे कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है जो हमने बनाई, इस प्रक्रिया को मैं लिखता हूँ, आप साथ में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम दोबारा देखेंगे। देखो सबसे पहले अक्षांश निकालेंगे कैसे, उस पर आते हैं। अक्षांश परिभाषा हुई, भूमध्य रेखा के तल भूमध्य रेखा के तल एवं पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। उस स्थान का अक्षांश कहलाती है, यह ध्यान रखना है। अब इस परिभाषा को यहां पे डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखना। भूमध्य रेखा के तल, ये रहा भूमध्य रेखा का तल, यहां पे आ गए भूमध्य रेखा के तल। अब पृथ्वी के केंद्र से, वो पृथ्वी का केंद्र, भूमध्य रेखा का तल व पृथ्वी का केंद्र, यहां से किसी स्थान की कोणीय दूरी, यहां ये एक स्थान है, इसकी हमने कोणीय दूरी ले ली। कोणीय दूरी का मतलब क्या हुआ कि जहां जिस स्थान पर हैं वहां पे चांदा रखना है, फिर हमें कोण बनाना है, और ये जो कोणीय दूरी आ रही है भूमध्य रेखा के तल से, इसी कोणीय दूरी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस परिभाषा को और इस डायग्राम को। तो भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हमने क्या कहा है, अक्षांश। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है, अक्षांश ज्ञात करने की जो प्रोसेस है, ये कागज पे करना तो बेहद आसान है, लेकिन ग्लोब पर, विश्व मानचित्र में ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे, ठीक है। ना तो हमारे पास इतना बड़ा चांदा है, ना स्केल है। ऐसे में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक यंत्र के माध्यम से की जाती है। यंत्र कौन सा, फिर याद रखना है, यंत्र है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट यंत्र है जिसके माध्यम से हम पूरी पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही है। ओके, सेक्सटेंट यंत्र के माध्यम से। ओके, अब बात आती है कि अक्षांश की जो
कोणीय दूरी है वो ज्ञात कहां से करते? एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अक्षांश अक्षांश वह कोणीय दूरी है जिसका निर्धारण किया जाता है, जिसका निर्धारण किया जाता है। अक्षांश वह कोणीय दूरी है जिसका निर्धारण किया जाता है कहां से? पहला ऑप्शन हमें मिलता है भूमध्य रेखा से, दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है पृथ्वी के केंद्र से, तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है ध्रुवों से, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कहीं से भी। अब यहां यह देखना है कि अक्षांश वह कोणीय दूरी है जिसका निर्धारण किया जाता है कहां से। कुछ कहते हैं इसका आंसर कि भूमध्य रेखा होता है, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से होता है। ठीक है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं कि ये जो कोणीय दूरी है इसका निर्धारण जो हम करते हैं वो भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से करते हैं, किसी एक जगह से नहीं। लेकिन उसके बावजूद यदि ये दोनों एक साथ आ जाएं ऑप्शन में कि ये दूरी का निर्धारण हम कहां से करते हैं, तो इस दूरी का निर्धारण हम करेंगे पृथ्वी के केंद्र से। कैसे? यहां पे हमने चांदा रखा है और ये जो कोण है या 45 डिग्री का जो कोण आया है, ये कोण का निर्धारण कहां से होता है? पृथ्वी के केंद्र से ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस दूरी का निर्धारण, इस दूरी का जो आंकलन है वो कहां से किया जाता है? पृथ्वी के केंद्र से। ठीक है, अब अगर हम देखें कि कोई कहे कि इसको सही साबित करने का प्रयास करे कि भूमध्य रेखा से, तो अगर हम भूमध्य रेखा पर चांदा रखते हैं, मान लो मैं केंद्र पे क्यों रखूंगा, फिर मैं चांदा यहां पे रखूंगा। ठीक है, यहां से हम कोण बनाते हैं, 90 डिग्री की कोणीय दूरी मैं लूंगा, 90 डिग्री की जो कोणीय दूरी मैंने ली, तो 90 डिग्री की जो कोणीय दूरी है वो तो यहीं पे आ गई। तो क्या यहां पे ध्रुव हो गया? क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो हम ध्यान रखना है कि हमेशा अक्षांश की जो कोणीय दूरी है वो निर्धारित होती है कहां से? भूमध्य रेखा के तल से एवं पृथ्वी के केंद्र से। ओके, भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से। अब बात आती है अक्षांश की संख्या पे कि अक्षांश कितने होते हैं। ये भी एक बहुत बहुत डाउटफुल क्वेश्चन रहता है बच्चों के लिए। तो हम इसकी बात करते हैं कि वास्तव में हमारा जो अक्षांश की काउंटिंग है वो कितनी है। देखो, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ। ठीक है, टोटल ये भूमध्य रेखा और बना लेते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री नीचे, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ऐसा होता है कि 90 ऊपर यानी कि उत्तर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हो गए ना, ऐसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए लास्ट में 90 तक। ठीक है, ऐसे ही कुल 90 दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में आ गए। तो 90 और 90 180, एक भूमध्य रेखा, एक भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कुल अक्षांश कितने पढ़ते हैं हम? 181। क्या ये सही है? क्या कुल अक्षांश 181 हैं? क्या बताओ जरा। अगर आप सोचते हो कि हाँ भूमध्य रेखा को सम्मिलित करते हुए तो 181 है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आता कि भूमध्य रेखा को सम्मिलित करते हुए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अगर सीधा ही आ जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो यदि हम बात करते हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं और हम यदि आंसर देते हैं 181, तो फिर ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? कि यदि आप इतने इतने जोन में 90 ध्रुव से लेके ध्रुव तक अगर 181 अक्षांश मान लेते हैं तो फिर ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फिर देखो आप 90 90 180, इधर 180 इधर 180, तो 360 होते हैं।
और पृथ्वी जो है एक वृत्त है, और वृत्त के जो अंश होते हैं, वृत्त के जो अंश होते हैं वो 360 ही हो सकते हैं, 360 से ज्यादा अंश नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे में यदि हम बात करते हैं इस अक्षांश की काउंटिंग को लेकर, तो 180 ही अक्षांश इस साइड में लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और वैसे भी अक्षांश की यदि परिभाषा को देखो आप, तो अक्षांश है कोणीय दूरी, है ना, कोणीय दूरी है, ना कि कोण, कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र और भूमध्य रेखा के तल से कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखा के तल, भूमध्य रेखा तो एक आधार रेखा है ना, भूमध्य रेखा तो क्या है, एक आधार रेखा है, और 0 डिग्री का कोई कोण नहीं होता है। 0 डिग्री का कोई कोण होता है क्या? नहीं होता है। 0 डिग्री के हम कोण को मानते ही नहीं है। कोई फ्लैट है, कोई फ्लैट है और कहा जाए कि ये 0 डिग्री, नहीं, कोण तब बनता है जब ढाल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक ऐसे जाता जाए, तब कोण बनते हैं, अदरवाइज कोण नहीं बनते हैं। कोण को हम रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, कोण, कोण ऐसे प्रेजेंट किया जाता है क्या कभी? कभी भी नहीं ना। ठीक है, तो कोण ऐसे बनते हैं, और ये है कोणीय दूरी। तो कोणीय दूरी को हम कहते हैं, और भूमध्य रेखा एक आधार रेखा है। ऐसे में अगर आप 181 कर दोगे काउंटिंग में, तो आपका जो ध्रुव है वो 90 पे नहीं 91 पे चला जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अक्षांशों की कुल संख्या होती है 180। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर भूमध्य रेखा को शामिल करते हुए लिखते हैं, तब हम 181 पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा को सम्मिलित करते हुए कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 हैं। अदरवाइज हम पढ़ते हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 180 हैं। अब यदि हम बात करते हैं क्या अक्षांश की बात करें कि कैसे लिखे जाते हैं इनको, तो इनको ऐसे भी लिखा जाता है कि 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या, तो 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश की संख्या होती है, वो है 180। ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश कितने हैं, 180 होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो बात हो गई है कुल अक्षांश की। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और तरीका बताता हूं, देखना। एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी नजर आ रही हैं यहां पे? 4। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी नजर आ रही हैं? 4। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच में अक्षांश कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, एक और ले लेता हूं मैं यहां पे, ये भूमध्य रेखा 0। अब कुल कितनी अक्षांश रेखाएं नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल अक्षांश रेखाएं नजर आ रही हैं 5। 5 अक्षांश रेखाएं ये हमें नजर आती हैं, लेकिन इन अक्षांश रेखाओं के बीच में हमें अक्षांश कितने नजर आते हैं? तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा का तल है, यहाँ पे आप चांदा रख दीजिए, ये लो चांदा रख दिया, 90 डिग्री ध्रुव बना दीजिए, बना दिया। अब देखो यहां से भूमध्य रेखा के तल से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ये तो कोई कोणीय दूरी होती ही नहीं है। आधार रेखा पर कोई कोणीय दूरी आती है कभी? आती है क्या बताओ? कभी भी नहीं आती। यहाँ पे तो कोणीय दूरी नहीं आएगी, यहाँ पे तो धरातल की लंबाई आ जाएगी, किलोमीटर में या मील में कोणीय दूरी आना पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमने कोणीय दूरी ली 1 डिग्री, इतना इतना 1 डिग्री, फिर यहां से हमने दूसरी कोणीय दूरी ली इतना इतना 2 डिग्री, फिर कोणीय दूरी ली इतना इतना 3 डिग्री, और फिर एक और कोणीय दूरी ली तो इतना इतना 4 डिग्री। तो टोटल इन 5 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो कोणीय दूरी आ रही हैं वो 4 ही आ रही हैं, यानी कि इन 5 अक्षांश रेखाओं के बीच में कुल अक्षांश कितने हैं? 4 ही हैं। भाई ध्यान रखना है, कुल अक्षांश हैं 4। 5 अक्षांश रेखाओं के बीच में कुल अक्षांश हैं 4। तो यहाँ पे याद रखना है भाई आपको कि कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180।
फिर भी एग्जाम में ऐसे ही अगर पूछ ले कि 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 180 है। लेकिन ऐसे पूछे कि भूमध्य रेखा को शामिल करते हुए कुल अक्षांश कितने हैं, तब आप आंसर दे सकते हो कि हाँ 181 हैं। भूमध्य रेखा यानी आधार रेखा को भी हम एक आंसर मानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश एक अक्षांश मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई अक्षांशों की कुल संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अक्षांश मैंने आपको बता दिया, अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। ओके, ये परिभाषा है ही कि भूमध्य रेखा के तल व पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, इस पे फोकस करना है। कोणीय दूरी ये होती है, भूमध्य रेखा पर कोई कोणीय दूरी नहीं होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, देखना, ये हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश मीन्स वह रेखा जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। यहाँ से हम पृथ्वी के केंद्र पर आते हैं, चांदा रखते हैं और किसी भी स्थान की कोणीय दूरी बना देते हैं। मान लीजिए 45 डिग्री आती है, और इधर भी हमने एक कोणीय दूरी ली, इसकी भी 45 डिग्री आती है, और इधर भी 45 है, इधर भी 45 है। यहां से शुरू करके पूरी पृथ्वी पर इसको मिलाते हुए पूरी पृथ्वी पर यदि एक रेखा खींच दी जाए, एक अलग कलर से खींच लेते हैं इसको, इस 45 डिग्री से होते हुए समस्त पृथ्वी पर 45 डिग्री के एंगल को ही कोणीय दूरी मानते हुए एक रेखा खींची जाए, तो वो जो रेखा बनेगी वो रेखा क्या होगी, अक्षांश रेखा होगी। ये ध्यान रखना है। यानी अक्षांश रेखा को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, अक्षांश रेखा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची होती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। याद रखना है। दोबारा बोलता हूं, क्या समान अक्षांशों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या पे। ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा तो है, बट एक अक्षांश नहीं है। ठीक है, कोणीय दूरी नहीं है। हम इसको एक अक्षांश रेखा के रूप में तो काउंट करते हैं, भूमध्य रेखा को हम एक अक्षांश रेखा के रूप में तो काउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यदि हम देखें कि हमारी इस पूरी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो ध्यान से देखना एक डायग्राम को। ये है ग्लोब, ठीक है, और इस ग्लोब के साथ ही मैं यहां बना रहा हूं मानचित्र। ये मानचित्र, ग्लोब की क्या खास बात होती है कि ग्लोब होता है 3D मॉडल, और मानचित्र की क्या खास बात है कि मानचित्र है 2D मॉडल। 3D मॉडल और 2D मॉडल, ये अपना ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो ये भूमध्य रेखा 0 एक अक्षांश, ऐसे ही ऊपर चलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए लास्ट तक 90। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आप 89 तक तो आपको रेखाएं मिलेंगी, 89 रेखा के रूप में मिलेगा। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री नॉर्थ पर आ गए तो ये रेखा के रूप में नहीं है। ग्लोब पर 90 डिग्री जो उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, वो रेखाओं के रूप में ना होकर यहां सिर्फ एक बिंदु मात्र है। एक बिंदु मात्र है।
ठीक है। और एक बिंदु मात्र होने की वजह से यहाँ पे ग्लोब के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की काउंटिंग रेखा के रूप में नहीं होगी, रेखाओं के रूप में गिनती नहीं। तो दोस्तों रेखाओं के रूप में गिनती नहीं होगी किसकी, एक तो 90 डिग्री नॉर्थ की और एक 90 डिग्री साउथ की, ठीक है। तो ऐसे में यहां कंप्लीट जो रेखाएं हैं उनमें से 2 माइनस कर देते हैं। कंप्लीट कौन सी हैं यहां पता लगेगा, ये भूमध्य रेखा, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ये ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 90 तक उत्तर में, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 90 तक दक्षिण में, ठीक है। और ऐसे में टोटल हो गई 90 प्लस 90 प्लस भूमध्य रेखा यानी कि 1, टोटल हो गई 181। तो ये है मानचित्र। मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 181। लेकिन यदि हम ग्लोब पर देखते हैं तो ग्लोब पर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ हैं, ये क्या हैं, ये रेखाओं के रूप में नहीं है, ये एक बिंदु के रूप में है, केवल एक बिंदु के रूप में है। और इस वजह से इनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, इनकी हम काउंटिंग नहीं करेंगे। और सामान्यतः ये गिने जाएंगे सिर्फ किस रूप में, एक बिंदु के रूप में। अतः ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं में से 181 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 179। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 है। और मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है। ग्लोब पर 179 क्यों हो गई हैं, क्योंकि ग्लोब पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक रेखा के रूप में नहीं है, सिर्फ एक बिंदु के रूप में है, एक टिमकी के रूप में है। ऐसे में बिंदु की काउंटिंग हम रेखाओं में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये बात हो गई हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या पे। अब बात आती है हमारी इस अक्षांश रेखाओं की विशेषता के बारे में। अक्षांश रेखाओं की विशेषता को हम जानते हैं। यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए। और अक्षांश रेखाओं को हम यहां से बनाते हैं। ये अक्षांश रेखा वो अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश की खास बात क्या है, समस्त अक्षांश रेखाएं जो होती हैं जिस स्थान से शुरू होती हैं उसी स्थान पर वापस आती है। मतलब मान लीजिए ये यहां से शुरू हुई और पूरी पृथ्वी की परिधि बनाई और परिधि बना के वापस इसी स्थान पर आ गई। यानी कि हम देखते हैं कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, एक वृत्त बनाती हैं, पूरा वृत्त बनाती हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पे यदि हमें अक्षांश रेखाएं खींचनी है तो हम यहां से मान लीजिए शुरू करते हैं, तो यहां से ये कंप्लीट राउंड करते हुए यहीं आके खत्म होती है। जहां से शुरू वहीं पे आके खत्म, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर खींची हुई होती हैं एक वृत्त के रूप में, ठीक है। तो पहली विशेषता यहां पे लिखते चलते हैं। पहली विशेषता, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, पहली विशेषता। अब यहां ये देखने वाली बात है कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं?
है ना। ये देखने वाली बात है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। जब हम इस बात को देखते हैं तो ऐसा नहीं है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। ठीक है, फिर कौन सी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, तो अभी पता चलता है। देखो, इन सभी अक्षांश रेखाओं को यदि आप ग्लोब पर बनाते जाएंगे, कंप्लीट बनाते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 करते हुए जब 90 पर आएंगे, 189 तक तो हमारी अक्षांश रेखा बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ध्रुव पर आएंगे तो ध्रुव सिर्फ क्या है, एक बिंदु के रूप में ही है ना। ध्रुव क्या है, एक बिंदु के जैसा ही है, ध्रुव एक बिंदु के जैसा है। यूं मान लो ये 189 और ये 90, यानी ये 89 और ये 90, ये तो 89 वाली और ये 90 वाली। तो 90 जो डिग्री होता है ये क्या होता है, एक बिंदु ही होता है। ठीक है, तो हम उस बिंदु की काउंटिंग वृत्त में तो नहीं कर सकते ना भाई, ये है बिंदु और ये है वृत्त। ठीक है, अब दो बिंदु निकाल दो, एक तो उत्तर ध्रुव वाला बिंदु निकाल दो, एक दक्षिण ध्रुव वाला बिंदु निकाल दो। इसलिए एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि इस पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय वृत्त कितना है, कुल अक्षांशीय वृत्त कितने हैं। तो दो वृत्त माइनस करने, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, तो ये वृत्ताकार नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिर्फ एक बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी विशेषता आ गई कि कुल अक्षांशीय वृत्त, कुल अक्षांशीय वृत्त होते हैं 179। ठीक है, हमने देखा भी था अभी कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, 179 होती हैं। क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, और जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं वो सिर्फ एक बिंदु के जैसे होते हैं, इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं इधर। तो ये हो गए कुल अक्षांशीय वृत्त 179। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कुल अक्षांशीय वृत्त से निकल के यहाँ पे थर्ड नंबर पे। अब देखें अगर कि सभी अक्षांशीय वृत्त सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार हैं सिर्फ ध्रुवों को छोड़ के, तो यहाँ पे एक बार इन रेखाओं को हम बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने अक्षांशीय वृत्त बना लिए हैं, ऐसे ही नीचे भी बन जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो जरा और ये पहचानने की कोशिश करो कि ये जो अक्षांशीय वृत्त हैं, इन अक्षांशीय वृत्तों में से सबसे बड़ा जो वृत्त है वो कौन है, सबसे बड़ा जो वृत्त है वो कौन है। ठीक है, तो ये जो वृत्त, बीच वाला जो वृत्त है वो क्या नजर आ रहा है, सबसे बड़ा वृत्त नजर आ रहा है। ठीक है, और बीच वाला जो वृत्त होता है वो कौन होता है, भूमध्य रेखा होता है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता होती है कि कुल अक्षांशीय वृत्त 179 होता है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तो भूमध्य रेखीय वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त, वृत्त एक वृहत वृत्त होता है, वृहत वृत्त होता है। भूमध्य रेखीय वृत्त क्या होता है, एक वृहत वृत्त होता है। ठीक है, अब कितना वृहत होता है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि भूमध्य रेखीय वृत्त एक वृहत वृत्त होता है एवं अन्य अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त लघु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अक्षांशीय वृत्त सभी लघु हो जाते हैं, भूमध्य रेखा एक वृहत वृत्त है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये पूछी जाती है कि ये जो हमारी भूमध्य रेखीय परिधि है ये कितनी बड़ी होती है, यानी ये कितनी है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय परिधि पे क्वेश्चन आता है। भूमध्य रेखीय परिधि, ये भूमध्य रेखीय परिधि होती है 40,075 किमी, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 40,075 किलोमीटर होती है। और यदि कोई पूछे कि भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, तो ये भी हम जान लेते हैं कि भूमध्य रेखीय व्यास
भूमध्य रेखीय व्यास ये होता है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया भूमध्य रेखीय परिधि और ये हो गई भूमध्य रेखीय व्यास। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता पर। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता कौन सी है? नेक्स्ट विशेषता में यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से देखने पे पता लगेगा कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो सभी की सभी भूमध्य रेखा के समांतर हैं। देखो, है ना, सभी अक्षांश रेखाएं क्या हैं? भूमध्य रेखा के समांतर हैं, इसलिए इनको हम समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा। ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। साथ ही में समांतर रेखा के साथ साथ इनको अनुप्रस्थ रेखा भी कहते हैं। अनुप्रस्थ रेखा, ये समांतर रेखा भी कहलाती है, अनुप्रस्थ रेखा भी कहलाती है। समांतर रेखा कह दो या अनुप्रस्थ रेखा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब समांतर क्यों समझ गए ना, ये सभी के सभी एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए समांतर रेखा कहते हैं और अनुप्रस्थ रेखा कहते हैं। अब इन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही शानदार। समांतर रेखा या अनुप्रस्थ रेखा पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें हम वापस से बैक में चलेंगे। तो क्या क्वेश्चन आता है सुनिए। पहला क्वेश्चन आता है 49वीं समांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 38वीं समांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध में। एक क्वेश्चन आता है 22वीं समांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्या क्या वह है देखो। 49वीं समांतर रेखा उत्तर गोलार्ध में यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। उत्तर गोलार्ध में 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। उत्तर गोलार्ध में 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। फिर आते हैं 22वीं समांतर रेखा। तो 22वीं समांतर रेखा उत्तर गोलार्ध में मिस्र और सूडान, मिस्र और सूडान के बीच में सीमा बनाती है। मिस्र और सूडान के बीच में सीमा बनाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये समांतर रेखा पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। इन अक्षांश और देशांतरों के द्वारा जो बनाई गई सीमा होती है इसको हम ज्यामितीय सीमा कहते हैं। ये सभी की सभी ज्यामितीय सीमाएं हैं। ज्यामितीय सीमा, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, ज्यामितीय सीमा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारी स्लाइड पे चलते हैं, पहले से बनाई हुई है। ओके, नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं समांतर रेखा या अनुप्रस्थ रेखा की, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो बीच की दूरी है, इस दूरी का कुछ नाम होता है। क्या होता है? तो 7वीं विशेषता हो गई अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध, कटिबंध या जोन, कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? कटिबंध या जोन कहेंगे। अब ये बीच की दूरी होती कितनी है? ठीक है, ये बीच की दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर, या सीधा कह देते हैं 111 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये बताओ, क्या ये बीच की दूरी फिक्स होती है? क्या अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बीच की दूरी फिक्स नहीं है दोस्तों। पृथ्वी ध्रुवों से क्या है? चपटी है, और भूमध्य रेखा पर क्या है? बाहर की ओर निकली हुई है। जब ऐसा मान के चलो, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं अपन।
ये हमारी पृथ्वी है ऐसे चपटी, ठीक है। इस पृथ्वी को थोड़ा सा और स्फेयर कर लेते हैं इसको, ऐसे है ना। ये ऐसी पृथ्वी है। जब हम देखते हैं इन रेखाओं को ऐसे, जब हम इनको दबाते हैं इस तरीके से, दबानी है तो साफ हो गया। जब हम इनको ये दबाते हैं तो ये जो दो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, ये क्या होती है, एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठीक है। इस पृथ्वी के दबाने से दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पास आ जाएंगी और ध्रुवों से ये फैल जाएंगी। ध्रुवों की तरफ से ये फैल जाएंगी तो बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, और भूमध्य रेखा के निकट ये दबाने से पास आ जाती है तो बीच की दूरी थोड़ी घट जाती है, ठीक है। अब कितनी कितनी रह जाती है तो इसको हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि अपनी जो बीच की दूरी है अपने भूमध्य रेखा पर, यहाँ पे भूमध्य रेखा के निकट जो बीच की दूरी होती है वो होती है 110.569 किलोमीटर। 110.569 किलोमीटर होती है, 110.569 किलोमीटर। और यदि हम बात करते हैं कि ध्रुवों के निकट ये दूरी कितनी होती है, तो ध्रुवों के निकट ये जो दूरी है ये बढ़ जाती है और बढ़कर हो जाती है 111.7 किलोमीटर। 111.7 किलोमीटर हो जाती है। तो ध्रुवों पर यह दूरी बढ़ जाती है और 111.7 किलोमीटर हो जाती है, और भूमध्य रेखा के निकट ये दूरी थोड़ी कम हो जाती है और दूरी कम होकर रह जाती है 110.569 किलोमीटर। 110.569 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। ये समांतर रेखाएं भी कहते हैं, अनुप्रस्थ रेखाएं भी कहते हैं। तो कॉमनली ये अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं हो गई। अब दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं हम पढ़ रहे हैं, इन अक्षांश रेखाओं में से कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जिनके नाम हैं, जिनको नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं और वो कौन सी हैं? ये हमारी भूमध्य रेखा है। हम अब इसको रेखा बोलते ही हैं, वास्तव में ये वृत्त है तो इसको वृत्त कहना चाहिए। ये है भूमध्य रेखीय वृत्त, क्योंकि जब हम मानचित्र पर देखते हैं तो वृत्त नहीं बनता ना, वृत्त बनता है सदैव ग्लोब पर। तो हम इसको मानचित्र पर क्या कहेंगे, रेखा, और ग्लोब पर जब हम कहेंगे तो इसको कहेंगे वृत्त, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद आती है बात 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं कर्क वृत्त। कर्क वृत्त। उसके बाद आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ऐसे ही नीचे हैं, नीचे हैं 23.5 डिग्री साउथ में, इसको हम बोलते हैं मकर वृत्त। फिर आ जाता है नीचे 66.5 डिग्री साउथ में, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं जिनके नाम हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, ये सभी की सभी जो अक्षांश रेखाएं हम पढ़ रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रधान अक्षांश। प्रधान अक्षांश, या इनको कहा जाता है प्राइम लैटिट्यूड। प्राइम लैटिट्यूड कहा जाता है, प्राइम लैटिट्यूड। अब क्यों कहते हैं प्रधान अक्षांश? तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से ये कहलाती हैं प्रधान अक्षांश, ठीक है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, ठीक है। मकर जो भूमध्य रेखा है इस पर वर्ष में 2 बार चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहां पे चमकता है 22 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा
इस स्थान के बाद सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 6 माह तो रहती हैं, 6 माह नहीं रहती हैं। और ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में भी इस स्थान के बाद सूर्य की किरणें 6 माह रहती हैं और 6 माह नहीं रहती हैं। अतः इन सभी को हम प्रधान अक्षांश कहते हैं। कोई पूछे कि प्रधान अक्षांश कितने हैं या प्रधान अक्षांशीय वृत्त कितने हैं, तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 हैं हमारे प्रधान अक्षांशीय वृत्त। कितने हो गए? प्रधान अक्षांशीय वृत्त हो गए 5। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारे अक्षांश की। ठीक है, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की हमने बात की, पृथ्वी के आकार की हमने बात की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे देशांतर की। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।